नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए कैंसर से जुड़ी फिर एक बार एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे स्टमक कैंसर के बारे में, जिसे हम मेडिकल भाषा में कई बार गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में हम इसे पेट का कैंसर भी कह सकते हैं। स्टमक हमारे फूड का स्टोरेज प्लेस होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है उसके पहले जो ऑर्गन होता है वो स्टमक होता है। तो सबसे पहले ओरल कैविटी होती है, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स, देन ईसोफेगस एंड ईसोफेगस के बाद स्टमक होता है, जो पेट की थैली जिसे हम हिंदी में सामान्य भाषा में बोलते हैं। अब कैंसर, जैसे मैं पिछले कुछ वीडियोस में और कई बार आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसी बीमारी है जो सेल्स के अननेचुरल और अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन के कारण होती है। तो जब यही बीमारी स्टमक कैंसर की एपिथेलियम या उसकी लाइनिंग से डेवलप होती है, वहाँ के सेल से डेवलप होती है, तो उसे हम स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से जानते हैं। अब स्टमक कैंसर जो है हमारे देश में होने वाले कैंसर का चौथा सबसे प्रमुख कारण है, और ये कैंसर पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, महिलाओं के कंपेरिजन में। तो अगर हम इसके आंकड़े देखें तो करीबन हर साल 2018 का जो ग्लोबोकैन डाटा था उसके अनुसार हर साल करीबन 60,000 केसेस, नए केसेस गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर के हमें देखने को मिलते हैं हमारे देश में। इसमें से करीबन 40,000 केसेस पुरुषों के होते हैं। हालांकि मैं ये फिर से बता दूं कि हमारे देश में कैंसर की रजिस्ट्री अभी भी इतनी पूर्ण रूप से होती नहीं है। बहुत बार जो केसेस होते हैं वो कहीं रजिस्टर नहीं होते हैं, इसलिए इसके सही आंकड़े बता पाना अभी भी काफ़ी मुश्किल है। और हम जितने आंकड़े डॉक्यूमेंटेड हैं वो बता रहे हैं, मोस्टली ये बीमारी उससे ज़्यादा इंसिडेंस में होने के चांसेस। अब शुरू करते हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर के कॉजेस क्या हैं या उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो देखिए, कैंसर में कॉजेस ये टर्म बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज हम जब भी कॉजेस की बात कर रहे हैं मतलब हम उसका कारण बता रहे हैं। तो कारण तो कोई एक चीज के डेवलप होने का एग्जैक्टली पिन पॉइंट लेवल पे कोई नहीं बता सकता, लेकिन हम रिस्क फैक्टर्स बता सकते हैं। मतलब ऐसी चीजें जिससे एक सर्टेन चीज का रिस्क बढ़ गया, तो उन रिस्क फैक्टर्स मतलब जिसके कारण जो कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी है वो एक इंडिविजुअल में बढ़ गई, उसे हम रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। तो जानते हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो सबसे पहले जो है हम कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है वो है एज, जो कि लगभग हर कैंसर के इंसिडेंस जो है वो एज के साथ बढ़ता जाता है। सेकेंड थिंग है कि जो जेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेल्स में ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है ऐसे लोगों में गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका कारण क्या है ये कोई नहीं जानता, बट ये एक ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी और कुछ फैमिलियल डिसीजेस होती है, ऐसे लोगों में कैंसर के गैस्ट्रिक कैंसर के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लिंच सिंड्रोम, हेरिडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर सिंड्रोम, फैमिलियल एडिनोमेटोसिस पॉलीपोसिस सिंड्रोम, ली-फ्रॉमिनी सिंड्रोम, प्यूट्स-जेगर सिंड्रोम। इन सारे सिंड्रोम्स में स्टमक कैंसर के होने का रिस्क एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में जिनमें पहले गैस्ट्रिक सर्जरी हो चुकी है नॉन कैंसरस कॉजेस के लिए भी, ऐसे लोगों में भी क्योंकि एसिड का जो सिक्रीशन है वो कम होता है और बाइल रिफ्लक्स के कारण कई बार ये गैस्ट्रिक की जो बची कची म्यूकोसा है उसको अफेक्ट कर सकती है, और ऐसे लोगों में भी ऐसा देखा गया है कि गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो इनमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो है तंबाकू। ऐसा देखा गया कि जो लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं, न सिर्फ इससे ओरल कैविटी के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, बट क्योंकि स्टमक भी उसी आहार नलिका में आता है, तो स्टमक कैंसर का भी कैंसर का रिस्क टोबैको के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद आता है वो है अल्कोहल। जो लोग दारू पीते हैं या अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि उनके जो कैंसर का रिस्क है, स्टमक कैंसर का रिस्क उनमें ज़्यादा होता है। फिर डाइट में हम आते हैं कि ऐसी कौन सी डाइट है जिससे कैंसर, जो स्टमक कैंसर, उसका रिस्क बढ़ता है। तो ऐसा देखा गया कि जो लोग सॉल्टेड प्रोसेस्ड मीट खाते हैं
या चारकोलाइज्ड फिश खाते हैं, है ना, स्मोक्ड पिकल्ड फूड खाते हैं, ऐसे लोगों में स्टमक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा हम ऑल ओवर वर्ल्ड करें तो गैस्ट्रिक कैंसर का जो ज़्यादा इंसिडेंस है ये जापान में देखने को मिलता है, मे बी उनकी फूड हैबिट्स के कारण। और हमारे अगर हम देश की बात करें तो ऑल्दो बहुत डेटा क्लियर नहीं है, बट फिर भी ईस्टर्न साइड में इसका रिस्क थोड़ा सा, हालांकि इंसिडेंस जो है वो रिलेटिवली एज कम्पेयर टू वेस्ट थोड़ा ज़्यादा है। अब कुछ इन्फेक्शन होते हैं जिसके कारण स्टमक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। उसमें सबसे प्रमुख है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के कारण जो गैस्ट्रिक अल्सर्स फॉर्म होते हैं और जो लेटर ऑन कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। ये सिर्फ स्टमक का जो यूजुअल एडिनोकार्सिनोमा उसी का नहीं, बल्कि कुछ अदर प्रकार के मैलिग्नेंसी जैसे कि लिम्फोमा, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, इनका भी रिस्क बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे वायरल इन्फेक्शन भी, जैसे कि एप्स्टेन बार वायरस, ऐसे वायरस के इन्फेक्शन में वालों लोगों में भी ऐसा देखा गया है कि कई बार इन लोगों में भी स्टमक कैंसर का रिलेटिवली रिस्क ज़्यादा होता है जनरल पॉपुलेशन के। अब हम ये बात करेंगे कि गैस्ट्रिक कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका पता कैसे लगता है। तो देखिए, गैस्ट्रिक कैंसर क्योंकि ये हमारी फूड की थैली का कैंसर होता है, तो इनिशियल स्टेजेस में इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग जिनमें या तो कई बार लोग इस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं कि उनका वेट लॉस हो रहा है जिसका कोई रीज़न नहीं है। कई बार लोग स्टूल्स है उसका कलर चेंज हो गया है, ब्लैक कलर की स्टूल्स हो रही है, इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। या कुछ लोग खून की कमी के साथ प्रेजेंट करते हैं और उनमें ये बीमारी का पता लगता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को खाना खाने में तकलीफ हो रही होती है, जब वो खाना खाते हैं तो थोड़ी बहुत बार उनको उल्टी हो जाती है, या फिर उनका पेट बहुत ज़्यादा जल्दी भर जाता है। भूख नहीं मिटती है लेकिन पेट भर जरूर जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैंसर की ग्रोथ हो चुकी होती है जो फूड को इकट्ठा होने नहीं देती। तो ऐसे इस प्रकार से कई बार गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर का हमें पता लग पाता है। अब इसके लिए हम जांच क्या करते हैं, तो इसके लिए जो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि अगर कोई भी इस प्रकार के लक्षण के साथ हमें मिल रहा है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो ये होता है कि हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं। एंडोस्कोपी में ये देखा जाता है कि कहीं स्टमक में कोई ऐसी कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है। अगर ऐसी कोई सस्पिशियस ग्रोथ दिख रही है या कोई ऐसा अल्सर दिख रहा है, तो उसकी मार्जिन से या ग्रोथ पर से एक बायोप्सी ली जाती है और उसे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखा जाता है, जैसे हम हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। और इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ये जो भी ग्रोथ है वो कैंसरस तो नहीं है। एक बार ये कंफर्म हो गया कि ये कैंसरस ग्रोथ है, उसके बाद ये देखा जाता है कि कैंसर कौन सी स्टेज का कैंसर है। तो स्टेज जानने के लिए जनरली सीटी स्कैन का सहारा लिया जाता है, सीटी स्कैन थोरैक्स एंड एब्डोमेन का, या फिर कई केसेस में हम पेट सीटी का भी सहारा लेते हैं। इससे ये पता लगता है कि बीमारी कहाँ तक फैली है। कई बार ऐसा होता है कि स्टमक कैंसर लीवर में फैल चुका होता है या लंग्स में फैल चुका होता है, या पैराओटिक लिम्फ नोड जो एब्डोमिनल लिम्फ नोड से रेट्रोपेरिटोनियल वहां तक फैल चुका होता है। तो ऐसे केसेस को स्टेज 4 माना जाता है। लेकिन कुछ केसेस में बीमारी जो होती है वो इतनी नहीं फैली होती है, वो स्टमक में ही सीमित रहती है। तो ऐसे केसेस को स्टेज 1 टू स्टेज 3 डिवाइड किया गया है। स्टेज 1 जब ये जस्ट म्यूकोसा लाइनिंग में ही है, तो ऐसे केसेस में जो है क्योर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और इसमें मेजर्स अपने को कम लेने पड़ते हैं। एक बार ये असर्टन हो गया कि ये बीमारी किसी दूसरे ऑर्गन में तो नहीं फैली है, और अगर और जो लोकलाइज्ड भी है तो कितने स्टमक के लेयर्स को पेनिट्रेट करके फैली हुई है, उतना जब उनको पता लग जाता है तो स्टेज डिफाइंड हो जाती है। तो इससे डिसीज को 3 प्रकार की श्रेणी में बांट सकते हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली हम स्टेज 1 टू स्टेज 4 में मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक जनरल जो भाषा है उसमें बताऊंगा कि अर्ली स्टेज कैंसर्स में कई बार हम सिर्फ सर्जरी करके भी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। अगर डिसीज अपने रीजन से थोड़ी आगे बढ़ चुकी है, स्टेज 2 की हो चुकी है या आजू बाजू के लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर चुकी है, तो ऐसे केसेस में हमें सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी को भी देना पड़ता है, ताकि बीमारी के वापस लौटने का रिस्क कम हो सके। अगर बीमारी कोई दूसरे ऑर्गन में फैल चुकी है तो ऐसे केसेस में बीमारी को पूरी तरह ठीक करना मुमकिन नहीं है। ऐसे केसेस में हम बीमारी को कीमोथेरेपी के द्वारा कंट्रोल में रख सकते हैं।
इस कंट्रोल में रखने के उद्देश्य दो होते हैं। सबसे पहला कि बीमारी के कारण जो तकलीफ हो रही है, जैसे कुछ लोगों को उल्टी हो रही होती है, किसी को दर्द हो रहा होता है, किसी को खून जा रहा होता है लैट्रिन में, किसी का वेट लॉस हो रहा होता है, तो ये कीमोथेरेपी के द्वारा ये सारे सिम्टम्स जो है इसे कंट्रोल में लाया जा सकता है, ऑल्दो टेम्पररी, पर फिर भी इसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम तक खींचा जा सकता है। इसके साथ साथ जो अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोगों के सर्वाइवल को भी थोड़ा आगे लेकर जा सकते हैं। कुछ केसेस में स्टमक कैंसर में रेडिएशन को भी दिया जाता है। हालांकि जो न्यूअर स्टडीज आई है उसमें ऐसा देखा गया, और जो स्टमक का मेन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा जो स्टमक का सबसे कॉमन प्रकार है, तो इस प्रकार में जनरली हम सर्जरी और कीमोथेरेपी से ही इसको पूरी तरह ठीक करने की कोशिश करते हैं। आजकल पेरी ऑपरेटिव कीमोथेरेपी, इस प्रकार की जो ट्रीटमेंट रिजीम है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में कीमोथेरेपी दी जाती है, उसके बाद सर्जरी की जाती है, और सर्जरी के बाद कुछ कीमोथेरेपी करते हैं। मतलब सर्जरी के पहले और बाद में कीमोथेरेपी दी जाती है। ऐसी स्ट्रेटेजी से ऐसा देखा गया है कि जो सर्वाइवल है उसके आउटकम्स बेटर है एज कम्पेयर टू वो लोग जिनमें पहले सर्जरी की गई और उसके बाद हमने कीमोथेरेपी दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको स्टमक कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस हमारी वेबसाइट से या हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज से आपको मिल सकता है। साथ ही में अगर आपके कुछ डाउट्स हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उनको लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के सही जवाब दे सकूं और आपकी मदद कर सकूं।